शुभ संध्या बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जितने भी माइन्यूट चीजें हैं उनको हम देखेंगे एक बार क्विकली, उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे। और मेरा प्रयास ये होगा कि आपको रिवाइज करने के साथ हम थोड़ा सा उसमें डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम आखिर में होता क्या है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के कारण हम सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, उसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। एंड देन आफ्टर कि हम अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उस पे कितना फोर्स आएगा, कितना टॉर्क आएगा, उस सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये सारी बातें आज हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास का पर्पस ये है कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के हर बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैस्प करें और फिर लास्ट में हम लोग जो विगत कुछ सालों में रिसेंट के दौर में जो भी जेई एडवांस में 2-3 क्वेश्चन डाइपोल को लेके बनाया गया है उसको भी आज हम थियरी के बाद जस्ट देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेसिकली हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो नाम में ही है डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, दो अलग अलग पोलैरिटी के चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसे देखा गया तो न्यूट्रल सिस्टम है। कैसे, तो देखो जरा सा इसको कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। तो लेट से हमारे पास एक पॉइंट निगेटिव चार्ज है Q और दूसरा एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों के बीच का सेपरेशन, इसको मैंने ले लिया स्मॉल डी। ये सेपरेशन है स्मॉल डी। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज मिलके इकट्ठा ये सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल सेपरेशन, वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन यहाँ पे एक टर्म अच्छे से समझना है कि मैं देखूं तो इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है, बेसिकली एक्सियल लाइन, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो पॉइंट है वो, इसको मैं बोल रहा हूं सेंटर ऑफ डाइपोल। इसको मैं बोल रहा हूं सेंटर ऑफ डाइपोल, जिसको मैंने O से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये हुआ हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल। अब लेट से कि इस डाइपोल के सराउंडिंग में कोई एक पॉइंट P है, यहाँ एक पॉइंट P है। तो इस P पॉइंट का लोकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस P पॉइंट का लोकेशन कहाँ के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, तो सेंटर ऑफ डाइपोल के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इस अभी के सिचुएशन में हम आपको पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करना सिखाते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं। तो देखो ये पॉइंट P है और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इस P पॉइंट की दूरी, रेडियल डिस्टेंस O से मैंने मान लिया है ये R इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, और देखो यहां से x पॉजिटिव x के साथ ये एंगल क्रिएट हुआ है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया थीटा से। तो इस P पॉइंट का जो लोकेशन है वो मैं R और थीटा के टर्म में लिख रहा हूं, R कॉमा थीटा। तो यहां पे मैंने XYZ को हटा दिया थोड़ी देर के लिए, और R इज द रेडियल डिस्टेंस एंड थीटा इज द एंगुलर पोजीशन कोऑर्डिनेट। आप ऐसे समझ सकते हो कि R इज द रेडियल कोऑर्डिनेट एंड थीटा इज द एंगुलर कोऑर्डिनेट। तो अगर देखो इस डायग्राम को, तो ये P पॉइंट को चाहे मैं कहीं भी ले जाऊं, मतलब पूरे स्पेस में मैं P पॉइंट का लोकेशन कहीं भी वेरी करूं, हर P पॉइंट के लिए एक यूनिक R और एक यूनिक थीटा बन सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चे समझ सकते हैं कि अगर मैंने R को फिक्स कर दिया और थीटा को मैं वेरी कराना चाहूं, तो थीटा का वेरिएशन अगर देखोगे तो 0 से लेकर 2π तक मैं वेरी करा सकता हूं। तो तुमको एक सर्कल बनेगा इसके चारों तरफ। ठीक है, और वो सर्कल का हर पॉइंट के लिए R का वैल्यू तो फिक्स होगा लेकिन थीटा बदलेगा। अब मैं चाहूं तो पॉइंट बदलूंगा तो R भी बदल सकता है, थीटा भी बदल सकता है। मैं चाहूं तो थीटा को फिक्स कर दूंगा, थीटा को जब फिक्स कर दूंगा तो एंगुलर कोऑर्डिनेट मेरा फिक्स हो गया। अब मैं इस P पॉइंट को इस लाइन के लॉन्ग आगे भी ले जा सकता हूं और पीछे भी ला सकता हूं। इसका मतलब कि वेरिएशन सिर्फ किसमें होगा, R में होगा। ठीक है, तो दिस इज द वे
इस तरह से हमने किसी पी पॉइंट को लोकेट किया विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डाइपोल। अब देखो यहां टेक्निकल बात क्या है जो तुमको समझना है कि भाई अगर इफ ये जो डी का वैल्यू है, डी क्या है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, अगर ये डी का वैल्यू काफी कम है इस आर के रेस्पेक्ट में, मतलब जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है पी पॉइंट, अगर उसकी दूरी सेंटर ऑफ डाइपोल से अगर काफी ज्यादा है दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस के तुलना में, तभी हम इसको डाइपोल सिस्टम बोलेंगे। क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन। तो भाई देख मैथ और फिजिक्स में वेरी स्मॉल का जब बात करते हो तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में करोगे, तो आखिर वेरी स्मॉल किसके कंपैरिजन में, तो वही मैंने बोला कि जो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न पी है जिसका रेडियल डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से आर है, अगर ये आर का वैल्यू डी के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम आपको बोर्ड पे दिख रहा है दो इक्वल अपोजिट चार्ज का, ये बन गया हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आई थिंक कि इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी डाइपोल से कॉरेस्पॉन्डिंग, डाइपोल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। अब देखो मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं लिखा, हालांकि लिखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ऐसा ही एक क्वांटिटी हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में देखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन जब बात हम इलेक्ट्रोस्टेट वाले चैप्टर की कर रहे हैं जहां पे हम मैग्नेटिज्म का कोई फेनोमेना डिस्कस नहीं करें, तो जनरली हम डाइपोल मोमेंट यूज करेंगे और डाइपोल मोमेंट को यूज किया भी जा सकता है। लेकिन मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में जाओगे तो एक वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ना है, क्योंकि मैग्नेट में भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उनके बीच में स्ट्रेंथ से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ से रिलेटेड हम एक नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको लग गया होगा क्योंकि हमने ऊपर एरो लगाया है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है कि कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, तो कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया Q इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन यानी Q इनटू D। तो ये हो गया इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या किया हमने, चार्ज का वैल्यू लिया और दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है उससे चार्ज को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन सर ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर को दिखाने के लिए यहां पे मैं डी के ऊपर एरो लगा रहा हूं, मतलब मैंने डी को वेक्टर की तरह ट्रीट किया। अच्छा ये स्पेसिफिकली ये हमारा मानना है, ये हमारा एजम्पशन नहीं है, ये एक तरह का समझिए कि अभी तक यूज होते आया कि हमने डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर माना, तो ये डी वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पी वेक्टर का डायरेक्शन है। तो सर किधर माने, तो ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो लेंगे वो लेंगे फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहां पे इंक्लूड कर दे रहा हूं डायग्राम में, दिस इज आवर डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और डिफाइन कैसे करेंगे, तो Q इंटू डी। अब मान लीजिए कि अगर आपको इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो P का अगर आप मॉड ले रहे हैं या आप सिर्फ P लिख रहे हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं Q इंटू डी। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम का डाइपोल मोमेंट लिखना है तो क्या करना है, चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, दिस इज सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा अब जल्दी से अगर हम इसका एसआई यूनिट डिस्कस करें, इसको मेजर किस यूनिट में करेंगे, एसआई यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का एसआई यूनिट बच्चे जानते हैं, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट बना वो बन गया कूलम मीटर। तो ये कुछ बेसिक चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम में क्या है भाई, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल सेपरेशन विद कंपैरिजन टू द रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पे हम इसका इफेक्ट देखेंगे आगे चल के, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
उस पॉइंट का जो सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन के तुलना में हमेशा काफी ज्यादा होना चाहिए, तभी हम इसकी बात करेंगे कि ये डाइपोल है। और जब भी क्वेश्चन में तुम देखोगे तो जिक्र होता है शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। तो ये शॉर्ट डाइपोल समझने का मतलब यही है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन इस आर के तुलना में ऑलवेज नेग्लिजिबल है। ठीक है, आई थिंक इतने तो समझ रहे होंगे बच्चे। चलिए, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि सर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के बाद हम उसी पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। जो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका यूज करके तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस P पॉइंट पे हम क्या निकालने वाले हैं भाई, यहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। किसके कारण, डाइपोल के कारण। तो चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं अगले पेज पे। तो हमारा अगला काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने चलते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, थोड़े से बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, थोड़े से अप्रोक्सीमेशंस की और थोड़े ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, इजी वे में हम निकाल पाएंगे। तो एक बार फिर से हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक कि ये मेरा माइनस क्यू चार्ज और इससे डी डिस्टेंस पे ये रहा हमारा प्लस क्यू चार्ज जो मिलके बन गया डाइपोल। इनके बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी और ये है अपना सेंटर ऑफ डाइपोल। और जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मान लो यहाँ पे पॉइंट पी, जिसका लोकेशन अभी हमने लेना सीखा कि सेंटर ऑफ डाइपोल से इसका रेडियल कोऑर्डिनेट आर है और एंगुलर कोऑर्डिनेट हमारा थीटा है। तो पी का जो लोकेशन है आर कॉमा थीटा के टर्म में लिखा जा सकता है। तो मुझे इस पी पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं यूज होने वाला है, क्योंकि आप सबने पढ़ा कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज या पॉइंट निगेटिव चार्ज के कारण आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे विथ साइन रखना पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव है तो पोटेंशियल निगेटिव, बस इसी फॉर्मूला का यूज करना है भाई। ये पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये इस माइनस क्यू चार्ज के कारण भी होगा और ये प्लस क्यू चार्ज के कारण भी होगा। तो बस इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और थोड़े से मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशंस करेंगे और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट से कि ये हमारा जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस हम माइनस क्यू से लिखते हैं, ये लेट से इसको हम R1 लिख देते हैं और प्लस क्यू से इसी P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको मैंने R2 मान लिया। ध्यान रखेंगे कि P पॉइंट का जो लोकेशन है उसके बारे में हमको सिर्फ ये R और ये थीटा मालूम है। ये R1 और R2 हमने अपने मन से कंस्ट्रक्ट किया है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। मेरी कोशिश होगी कि R1 और R2 को मैं R और थीटा के टर्म में क्या करूं, रिप्लेस करूं। ठीक है, तो देखिए अगर ये R1 है और ये R2 है तो बच्चे कह सकते हैं कि सर पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो आप इजी वे में लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखिएगा, के क्यू अपॉन R2, पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। Q से R2 दूरी पे है तो वहां पे पोटेंशियल कितना बना, के क्यू बाई R2। और ये माइनस क्यू है तो यहाँ इस माइनस क्यू के कारण वहां पे पोटेंशियल निगेटिव बनेगा। कितना लिखेंगे, तो माइनस के क्यू बाई R1, ये हो गया। अगर R1 R2 को हमने R और थीटा के टर्म में लिख लिया तो आई थिंक कि बाकी काम तो बहुत आसान है। ठीक है, तो क्या करना है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से और यहां हमारे पास आ गया 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। अब तुमको क्या करना है, R1 और R2 कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ दिस R एंड थीटा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो बहुत आसानी से होगा। अभी हम सबने पढ़ा कि सर ये डाइपोल में जो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है ये काफी कम होता है। तो एक्चुअल में बोर्ड पे तुमको दिखाने के लिए हमने ये डी डिस्टेंस लिया, लेकिन तुमको पता है कि R और R1 R2 के रिस्पेक्ट में ये जो डी है ये काफी छोटा है, काफी कम है।
तो मतलब कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज इतने सेपरेशन पे एक्चुअल में होंगे नहीं, इनके बीच का सेपरेशन काफी कम होगा, ठीक है। क्योंकि ये तुमको R1 R2 दिख रहा है, तो इसके तुलना में ये D जो है वो नेग्लिजिबल हो, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस R वाले लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन को गौर से देखेंगे, इस R वाले लाइन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और देखो माइनस क्यू के जगह से हमने इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर क्या किया, इसी लाइन पर प्लस क्यू के लोकेशन से एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो नाम है। तो मैं थोड़ा सा नाम ले रहा हूं, मैंने एक काम किया, इसका नाम मैं ले रहा हूं M, और इस पॉइंट का नाम मैं ले रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, N, क्योंकि ये D डिस्टेंस है। तो ये जो परपेंडिकुलर का फुट है इसको मैंने M बोला, और यहां वाले परपेंडिकुलर के फुट को मैंने N बोल दिया। तो मुझे लगता है कि इतना बेसिक आइडिया सारे बच्चों को होगा। मैं लिख रहा हूं कि R1 का जो वैल्यू है ये लगभग बराबर होगा PN के। जरा समझेंगे इस बात को। मैंने बोला कि ये जो R1 डिस्टेंस है ये वैल्यू P से लेकर N तक के डिस्टेंस के लगभग बराबर होगा। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? भाई ये अप्रोक्सीमेशन से बोल रहा कि ये जो D डिस्टेंस है तेरा, ये D डिस्टेंस R के रेस्पेक्ट में तो ऑलरेडी बहुत कम है, यानी ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू तो काफी नजदीक है। मतलब कि R1 और P से N तक, क्योंकि यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इसी तरह से बच्चे देख सकते हैं कि R2 का जो वैल्यू होगा, ये R2 का जो वैल्यू होगा अप्रॉक्स मैं लिख सकता हूं PM के बराबर। भाई यहां से लेकर यहां तक PM, यहां से परपेंडिकुलर डाला है, गौर करेंगे इस बात पे। चूंकि डाइपोल शॉर्ट होता है तो ये R2 और PM लगभग बराबर होंगे, ठीक है सर। तो भाई PN को कैसे लिखना है, तो देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस D है, और ये रहा सेंटर ऑफ डाइपोल, ये थीटा है, तो आई थिंक ये भी थीटा होगा। अब देखो अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ डाइपोल इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो ये D/2 और ये भी हो गया तुम्हारा D/2। अब एकदम क्लियर है फिगर से कि जो ये एक्स्ट्रा ON है वो D/2 cos थीटा है, और OM भी D/2 cos थीटा है। तो आसानी से लिखा तो गया, R1 का वैल्यू लिखना है तो R प्लस D/2 cos थीटा। इन सेम वे अगर R2 को लिख पाओ तो R2 को तुम लिख सकते हो R माइनस D/2 cos थीटा। यहां से ये हो गया। अब बस क्या करना है, इस R1 R2 का वैल्यू यहां लाके पुट कर देना है, तो पुट कर देते हैं। चलिए, तो P पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है उसका वैल्यू आ रहा है KQ, तो बाहर ही है 1/R2। R2 को देखो तो R माइनस D/2 cos थीटा माइनस 1/R1 का वैल्यू रखते हैं तो R प्लस D/2 cos थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है और अप्रोक्सीमेशन करना है, और अप्रोक्सीमेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना होता है सभी बच्चों को। तो एक बार एलसीएम अगर किया तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो आई थिंक कि इसको मैं लिख पाऊंगा R² माइनस D/2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ये नीचे हो गया, और फिर ऊपर आएगा, ऊपर पहला टर्म मिलेगा हमको R प्लस D/2 cos थीटा माइनस, और ये गया तो ये हो गया माइनस R, और इसको प्लस कर दिया तो ये हो गया प्लस D/2 cos थीटा। तो यहां से ये तो निपट लिया, और D/2 cos थीटा प्लस D/2 cos थीटा आई थिंक 2D cos थीटा हो गया ट्वाइस होके। तो यहां से मैं इसको और कर रहा हूं। हाँ, एक अप्रोक्सीमेशन तुमको ऑलरेडी पता है कि ये जो D का वैल्यू है, ये तो पहले भी मैंने डिस्कस किया कि D का वैल्यू बहुत बहुत कम है, किसके रेस्पेक्ट में, R के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये डिनोमिनेटर में देखो जरा सा, एक तो D पहले से कम है R के रेस्पेक्ट में, उसमें भी D का स्क्वायर का टर्म आ रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि ये वाला जो सेकेंड टर्म है ये R² के तुलना में तो और छोटा हो जाएगा।
तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में मैं इस टर्म को इग्नोर कर सकता हूं, इसको जीरो मान सकता हूं, क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल की बात हो रही है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि स्मॉल डी बहुत छोटा है विथ कंपैरिजन टू आर। तो जब स्क्वायर किया तो डिनोमिनेटर में गौर से देखो, आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म और छोटा होगा, तो हम इजी वे में इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो बाकी सॉल्व करें तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है के क्यू डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही आ गया हमारा शॉर्ट होने के बाद, अप्रोक्सीमेशन करने के बाद ये पी पॉइंट का पोटेंशियल हमको मिल चुका है। और यहां से देखो Q इंटू डी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नीट्यूड है। तो इसको एक लाइन में और हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं कि V एट आर थीटा, देखो फाइनल जो रिजल्ट है उसको देखना, V एट आर थीटा, चूंकि इस पी पॉइंट का जो लोकेशन है वो ओरिजिन सेंटर ऑफ डाइपोल से आर इसका क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, और थीटा क्या है भाई, इसका एंगुलर पोजीशन है। तो देखो आर और थीटा के फंक्शन में ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, यानी ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, जिसको आप याद रखेंगे जेई मेंस के लिए, नीट के लिए या फिर एडवांस के लिए, आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अगला हमारा काम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली व्हाट, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद है तो हम उसका यूज करके आराम से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला काम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है डाइपोल के कारण। तो इसके लिए फिर से हम एक बार दोबारा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा यहां समझना है। देखिए माइनस क्यू और इससे डी डिस्टेंस पे आपका था प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन था स्मॉल डी, ये था हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल, और ये था हमारा पॉइंट पी जिसका लोकेशन आर कॉमा थीटा के टर्म में दिया गया था, मतलब ये डिस्टेंस आर था, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के साथ ये एंगल था थीटा। तो हमने अभी पीछे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो जरा देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझना। पहले मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख रहा हूं जो हमने अभी अभी डिराइव किया, V एट आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। जरा सा इस पोटेंशियल के फंक्शन को देखो, इसमें दो वेरिएबल है, एक तो थीटा भी है और एक आर भी है, यानी पोटेंशियल जो है ये थीटा के साथ भी वेरी कर रहा है और आर के साथ भी वेरी कर रहा है। अब अगर मान लो कि मैं आर को फिक्स कर दूं, आर को मैंने अगर फिक्स किया तो ये थीटा का फंक्शन हो जाएगा। मतलब आर को फिक्स किया मतलब क्या, रेडियल डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं थीटा को अगर वेरी कराऊं तो 0 से लेके 180 तक 360 तक वेरी कराऊंगा, तो ये पूरा का पूरा सर्कल पे एक पॉइंट बनेगा। तो आर फिक्स है लेकिन थीटा बदलेगा, वहां भी पोटेंशियल का वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा। दूसरा काम, अगर मैंने थीटा को फिक्स कर दिया, ये एंगुलर कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया, तो मैं इस पॉइंट को यहां इस लाइन पे आगे पीछे कहीं भी ले जा सकता हूं, यानी आर का वैल्यू चेंज करने पे पोटेंशियल का वैल्यू चेंज होगा। लेकिन इन जनरल ये जो पोटेंशियल है ये दोनों दो टर्म पे डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल का फंक्शन है, कौन कौन, आर और थीटा। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल फंक्शन का निगेटिव ग्रेडियंट है, और ये जो डेल्टा है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम्हारा
ऑपरेटर है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल डेल जेड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो गौर से देखना है, आर और थीटा है। इसका मतलब कि अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया इस पोटेंशियल फंक्शन को, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन मिलेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन मिलेगा उसके दो कंपोनेंट मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, आर और थीटा का। तो अगर मैंने थीटा को फिक्स करके, गौर से यहां सुनेंगे, अगर मैंने थीटा को कर दिया फिक्स और इसको डिफरेंशिएट किया आर के रेस्पेक्ट में, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट मिलेगा, ई आर। इसको मैं ई आर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट। और अगर मैंने आर को फिक्स कर लिया और थीटा के टर्म में, मतलब एंगुलर एंगुलर जो इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस मिलेगा उसके रेस्पेक्ट में मैंने वेरिएशन देखा अगर पोटेंशियल का, तो मुझे एंगुलर कंपोनेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी मुझे एक कंपोनेंट मिल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे, और मैं इसको लिखना पसंद करूंगा ई थीटा, ई आर और ई थीटा। अब ये क्यों लिखा है? तो बेसिक फिजिक्स है कि अगर ये पोटेंशियल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो दोनों के रेस्पेक्ट में अगर मैंने इस पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे। और अगर तुम गौर से देखो तो चाहे ये पॉइंट भी कहीं भी हो, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट है किसी भी लोकेशन पे परपेंडिकुलर ही होगा। और तुमको पता है कि दो कंपोनेंट अगर वेक्टर का है तो उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो यहां पे मैंने पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके और मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाए। तो हमारा अगला काम है कि इस पोटेंशियल फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, एक बार विद रेस्पेक्ट टू आर और दूसरी बार विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो चलिए, तो हम कह रहे हैं कि सर ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट कैसे मिलेगा, तो फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माइनस डेल भी बाई डेल आर। अब इसमें क्या करना है भाई? डेल भी बाई डेल आर का मतलब क्या है? पोटेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में बाय एस्यूमिंग थीटा कांस्टेंट। यहां थीटा को क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। चलिए करते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो काफी आसान सा डिफरेंशिएशन है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। थीटा को कांस्टेंट करना है तो ये पूरा ऊपर का टर्म जो है ये कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया? माइनस के पी कॉस थीटा हमारा बाहर आ गया है। 1/r² का डिफरेंशिएशन है तो क्या होगा भाई? 1/r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आर का पावर -2 हुआ तो -2 बाहर आया और हो गया आर का पावर -3, जिसको मैं नीचे लाके लिख सकता हूं आर का पावर 3। यानी 1/r² का जो डिफरेंशिएशन आया ये आया -2/r³। एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये आ गया आपका 2kp cos थीटा बटा r³। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट। दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, अब मैं आर को फिक्स करके थीटा को वेरी करूंगा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगुलर कंपोनेंट निकालना चाहता हूं ई थीटा। ये कैसे निकलेगा भाई? तो ई थीटा को मैं लिख रहा हूं माइनस डेल भी बाई डेल थीटा। क्या ये सही है? सबसे पहली बात कि क्या ये सही है? क्या हम इसमें कुछ मिस कर रहे हैं? अगर मैं डेल भी बाई डेल थीटा करूं तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही है? रिजल्ट जो भी आने वाला है मैथमेटिकली कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट सही है? तो यहाँ पे थोड़ा गौर से सोचेंगे कि देखो, अगर मुझे इस पी पॉइंट पे गौर करना, पी पॉइंट पे गौर करना, पी पॉइंट से मुझे रेडियल डायरेक्शन में जाना है तो डी आर तो मुझे मिलेगा। इंक्रीमेंटल डिस्टेंस इन आर डायरेक्शन इज डी आर, ये सही है। तो देखो ये वाला डिफरेंशियल सही है, ये डिफरेंशियल सही है। क्या ये सही है? इसको देखते हैं। तो देखो ये इससे पी पॉइंट से अगर थीटा की तरफ अगर हमें हल्का सा भी एलिमेंटल डिस्टेंस चाहिए ये, तो देखो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, मतलब ये हमारा क्या है? ये पॉइंट कौन सा है भाई? डाइपोल का सेंटर। तो ये छोटा सा जो इंक्रीमेंटल लेंथ मिला, क्या ये डी थीटा के बराबर है? आई थिंक कि इतना कॉमन
फिजिक्स तो सबको पता होगा, बेसिक मैथ्स का टर्म है। अगर ये आर है तो आर तो फिक्स है, और ये है तुम्हारा डी थीटा। तो बेसिकली ये जो इंक्रीमेंटल लेंथ है ये डी थीटा नहीं है, ये गौर से देखोगे तो ये आर डी थीटा। क्योंकि डी थीटा सिर्फ डी थीटा चेंज इन थीटा, वो कोई इंक्रीमेंटल लेंथ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा के डायरेक्शन में अगर हल्का सा हमको इंक्रीमेंटल डिस्टेंस चाहिए, हल्का सा लेंथ चाहिए, तो दैट इज नॉट डी थीटा, दैट विल बी आर डी थीटा। तो यहां पे करना होगा कि मुझे 1/r से इसको डिवाइड करना होगा, तब जाके ये सही है। तो इस तरह से थोड़ा सा मिसकंसेप्शन से ये गलत हो सकता है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में वी आर और थीटा का फंक्शन है तो थीटा को रोक के कांस्टेंट करके आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, और बाकी जब थीटा का बारी आए तो आर को कांस्टेंट करके डेल वी बाई डेल थीटा कर लिया, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पे अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगुलर कंपोनेंट हमें मिल जाएगा, और इसको मैं निकाल लेता हूं, मैग्नीट्यूड ही निकाल रहा हूं मैं। तो देखो 1/r तो बाहर रहने दो, माइनस को भी बाहर रहने दो, डेल वी बाई डेल थीटा। तो v का फंक्शन यहां है, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। kp बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, चूंकि r अब तो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या बनेगा भाई, माइनस साइन थीटा। यानी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि यहां पे जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है वो आएगा माइनस केपी साइन थीटा बटा आर एस। तो आई थिंक कि इतना क्लियर होगा, ये बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो यहां से हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा केपी साइन थीटा बटा आर क्यूब। देखिए, तो मेरे को भी मतलब इस टी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मेरे को पता था, जो कि ऑलरेडी हमने डिराइव किया, और इस पोटेंशियल फंक्शन का यूज करते हुए हमने इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट को निकाला। दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक बार और क्विक आपको बता दूं कि चूंकि पोटेंशियल में दो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, पोटेंशियल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। कौन कौन, एक तो आपका रेडियल डिस्टेंस और दूसरा आपका एंगुलर पोजीशन। तो दिस इज द रेडियल पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, आर रेडियल पोजीशन, और थीटा क्या बता रहा है, उस पॉइंट पी का एंगुलर पोजीशन बता रहा है विद रेस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो चूंकि ये पोटेंशियल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो मेरे को दोनों के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट मिला। देन फर्स्ट वन इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड वन इज द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा आ गया। लेकिन हमें तो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो लॉजिक हमने पहले ही डिस्कस किया कि भाई देखो, ई आर और ई थीटा किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे कहीं हो, तो किसी भी पॉइंट पी पर ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो आप सिंपली पैरेललोग्राम लॉ से इन दोनों को जोड़ के, वेक्टरली जोड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे कर लेते हैं। तो हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2kp cos थीटा बटा आर क्यूब, और डायरेक्शन इज ई आर यूनिट वेक्टर। ई आर यूनिट वेक्टर क्या है भाई, रेडियल डायरेक्शन में इंक्रीज होता हुआ यूनिट वेक्टर, मतलब रेडियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर ई आर का, प्लस प्लस वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं केपी साइन थीटा बटा आर क्यूब, और यहां मैं थीटा कैप लिख दे रहा हूं। थीटा कैप क्या है भाई, थीटा कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एंगुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पीछे वाले डायग्राम से देख सकते हो कि ई आर कैप इधर हो गया और थीटा कैप इधर हो गया, मतलब दो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दोनों का वेक्टर समेशन है, तो इन कंप्लीट वेक्टर फॉर्म मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन मेरे को मैक्सिमम केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है,
तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो, ऑर्थोगोनल हो, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सम रूट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर। तो यहां से बड़ा आसानी से तुम कर सकते हो 2KP कॉस थीटा बटा आर क्यूब का स्क्वायर प्लस KP साइन थीटा बटा आर क्यूब का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग इसका जो वैल्यू है, इसमें से KP बाहर आ गया, आर क्यूब बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा KP बटा आर क्यूब बाहर आ गया। अंदर में जो बच रहा है वो देखो क्या बच रहा है, ये बच गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आफ्टर सॉल्विंग थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे और ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल गया, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड मिल गया उस लोकेशन पे। क्या मिला? KP बटा आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा, एक चीज और देखना है, देखो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन चाहिए हमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है KP बटा आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब सर इसका डायरेक्शन कैसे बताएं? तो भाई कोई एंगल ले लेते हैं, लेट से कि मैंने ER के साथ, मतलब रेडियल डायरेक्शन के साथ इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट किया अल्फा एंगल पे। अगर मैं इस अल्फा का वैल्यू बता दूं तो मुझे सब चीज पता चल जाएगा। तो आप डायग्राम से देख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर देखो tan अल्फा इज इक्वल टू, तो E थीटा बटा ER लिख सकते हैं, तो इससे आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, डायरेक्शन के लिए tan अल्फा ले लो। तो tan अल्फा कितना आ रहा है भाई? E थीटा, मतलब एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बटा रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से E थीटा का वैल्यू लिख लेंगे, तो क्या आएगा? KP साइन थीटा बटा आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है भाई? 2KP कॉस थीटा बटा आर क्यूब। तो यहां से tan अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1/2 tan थीटा। तो अल्फा यहां से लिख सकते हो tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, और थीटा आपको पता रहेगा तो आप आराम से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। प्योर मैथमेटिक्स है, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत टफ मैथमेटिक्स है, बड़ा बेसिक चीज है। यहाँ पे दो ही चीज समझने वाला था कि जब हमें पोटेंशियल का फंक्शन पता था तो मुझे रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में खास करके आपको इस वाले कंपोनेंट में, एंगुलर कंपोनेंट में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रेडियंट मतलब वेरिएशन विथ डिस्टेंस होता है। तो बच्चा कभी डेल वी बाई डेल थीटा अगर कर देगा तो डेल थीटा इज नॉट डिस्टेंस, क्योंकि एंगुलर डायरेक्शन में जो छोटा डिस्टेंस मिलेगा वो हमेशा आपको आर डी थीटा मिलेगा, तो इसलिए माइनस डेल वी बाई आर डेल थीटा। तो इसलिए यहां बस ये ध्यान रखना है। फिलहाल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अल्फा एंगल किसके साथ है भाई? तो रेडियल डायरेक्शन के साथ है। तो ये आपको देखना है कि हमने जो डायग्राम लिया है, आप ये अल्फा यहां से भी ले सकते थे, लेकिन हमने बस किसके साथ अल्फा बनाया है? ER के साथ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल डायरेक्शन के साथ जो एंगल आ रहा है वो आपके सामने है 1/2 tan थीटा, और आगे tan इनवर्स, तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए, तो इस तरह से अगर मैं P पॉइंट को कहीं भी रखूं, उस P पॉइंट का R और थीटा अगर आपको पता हो तो आप उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर पाएंगे। आई थिंक कि ये काम अब आपके लिए आसान होगा। फिलहाल हम डाइपोल के कारण दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लोकेशन, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लोकेशन। हालांकि जब आपके पास फॉर्मूला है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, लेकिन दो लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफिकली निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि भैया एक्सियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है और डायरेक्शन किधर होगा, और इक्वेटोरियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है और उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो हम पहला केस 1 डिस्कस करते हैं, एट एन एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट क्या है तो थोड़ा डायग्राम से देख सकते हैं। अगर ये -q है
और ये प्लस क्यू है, मिलके एक डाइपोल बना। इनके बीच का ये डिस्टेंस हमारा डी है, ये है सेंटर ऑफ डाइपोल। तो वो लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर ये डाइपोल रखा हुआ है, ये इसका एक्सिस हो गया, यही एक्सिस हो गया। अब मेरे को अगर गिवन है कि भैया पॉइंट जो P है यहां है, पॉइंट P यहां है, जिसकी दूरी एक्सिस से मान लो R है, ठीक है, ये दूरी R है। अब तुम इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और उसका डायरेक्शन बताओ, कैसे बताओगे? तो बड़ा आसान है, जो जनरल फॉर्मूला है उसमें थीटा का हम क्या कर देंगे, 0 डिग्री रख देंगे। एक बार फिर से देख लो इस डायग्राम को, देखो इस डायग्राम को। अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पे आना है तो मैं इस थीटा को अगर 0 करूं तो देखो ये वाला पॉइंट कहां आ जाएगा, एक्सिस पे आ जाएगा। तो जो जनरल फॉर्मूला हमारा डाइपोल का आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इसमें थीटा को मैं 0 रख दूंगा तो आ जाएगा। इवन मैं पोटेंशियल में भी, पोटेंशियल भी आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा को 0 रखूंगा तो पोटेंशियल भी मिल जाएगा एक्सियल लोकेशन पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला में अगर मैं थीटा रखूंगा तो एक्सियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। दोनों कर लेते हैं, चल दोनों कर लेते हैं। तो पहले करते हैं पोटेंशियल इस एक्सियल लोकेशन पे। तो बस क्या करना है, थीटा को कर देना है 0 डिग्री। अब जब थीटा को 0 डिग्री करेंगे, देखो क्या हो रहा है, जनरल फॉर्मूला है केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, यही है। अब थीटा को जैसे 0 किया, कॉस 0 इज 1, तो वैल्यू आ गया केपी बाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एनी एक्सियल लोकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सियल लोकेशन पे क्या आएगा भाई? तो सर कुछ नहीं करना है, जो जनरल फॉर्मूला था उसमें थीटा को 0 रख दीजिए। अब 0 रखते हैं, जैसे 0 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या था वो एक बार लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉस 0 इज 1, तो रूट 3 प्लस 1 रूट 4 2 आ गया। यानी ये वैल्यू आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 2 के पी बाई आर क्यूब। ये आया आपका डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सियल लोकेशन पे, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, तो रेडियल डायरेक्शन के साथ। जनरल में जो मैंने बताया कि रेडियल डायरेक्शन के साथ जो डायरेक्शन बनता है उसको मैंने अल्फा लिया था एंगल, उस अल्फा एंगल का निकालने का मैंने तरीका बताया था, अभी हमने डिस्कस किया, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। भैया tan थीटा, थीटा 0 है, अब थीटा 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, यानी अल्फा भी हमारा क्या आ गया, 0 डिग्री। अल्फा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, एक बार गौर से देखो। अल्फा 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो प्योर रेडियल डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे रेडियल डायरेक्शन में। इसका मतलब यहां पे आते हैं, देखो मतलब कि इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। यानी ये आया हमारा डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, 2 kp बाई आर क्यूब, और डायरेक्शन किधर भाई, तो उधर जिधर डाइपोल मोमेंट है। तो देख इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर मुझे वेक्टरली लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होता है पी कैप, पी वेक्टर, ये किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन। तो कुछ नहीं करना है, तुमको अभी पता चला कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखो जरा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे जो है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के पैरेलल है। तो एक काम करो, यहां वेक्टर्स लगाते हैं, यहां एरो लगाते हैं, तो यहां एरो लगा देते हैं। मतलब जिधर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। समझ में आई बात? अब कोई बच्चा कहे कि सर ये पॉइंट अगर इधर होता तो क्या होता, भाई सेम होता, ऐसे आता इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में एक्सियल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स इट। तो एक्सियल लोकेशन पे पोटेंशियल केपी बाई आर स्क्वायर और एक्सियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 केपी बाई आर क्यूब। ये कंप्लीट डिस्कशन है, आपको ये याद नहीं करना है, अगर याद ही करना है तो आपको दोनों का जनरल फॉर्मूला याद करना है, पोटेंशियल एट एनी आर थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी आर थीटा। चलिए एक लोकेशन तो डिस्कस हो गया, दूसरे लोकेशन की बात करें तो दूसरा लोकेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इक्वेटोरियल लोकेशन।
या इक्वेटोरियल पोजीशन, केस 2, एट एन इक्वेटोरियल लोकेशन। ये इक्वेटोरियल लोकेशन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है। ये है हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल। तो देखो एक ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन जो इसके सेंटर ऑफ डाइपोल से पास हो, ऐसा, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। परपेंडिकुलर प्लेन बेसिकली एक ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन जो इनको जोड़ने वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। यानी ये दिस प्लेन, प्लेन का तुमको सिर्फ लाइन दिख रहा है तो ठीक है, ये पूरा के पूरा प्लेन बनेगा अगर देखोगे तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल प्लेन। अब इस पे कोई पॉइंट है, वो वाला जो पी पॉइंट है, हमारा जो कंसर्न पॉइंट है वो हमारा यहाँ है, मान लो ये पी पॉइंट है जिसकी दूरी सेंटर ऑफ डाइपोल से आर है। हमको यहाँ पे पोटेंशियल भी चाहिए और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए। कैसे आएगा? तो जनरल फॉर्मूला में अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूं तो इक्वेटोरियल लोकेशन मिल जाएगा। क्विक एक बार देख सकते हो डायग्राम को, चलो एक बार डायग्राम देख लो। अगर इस थीटा को मैं 90 डिग्री करूं तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, ये इक्वेटोरियल लोकेशन का पॉइंट हो जाएगा। बस दोनों ही फॉर्मूला में थीटा को क्या करना है भाई, 90 डिग्री रख देना है। तो चलो पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल के फॉर्मूला में थीटा 90 रख दो। जनरल फॉर्मूला क्या है, केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। थीटा 90 करोगे कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो मतलब इक्वेटोरियल लोकेशन पे डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी ये जो पूरा का पूरा इक्वेटोरियल प्लेन है ये जीरो पोटेंशियल प्लेन हो गया। इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि cos 90 इज जीरो। लेकिन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर इंटेंसिटी निकाले तो जनरल फॉर्मूला में वही 90 रखते हैं थीटा। तो पहले जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। भाई देख cos 90 जीरो, तो ई वाले पार्ट को जीरो किया, रूट 1 का वैल्यू 1 आया, यानी मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो आ रहा है केपी बटा आर क्यूब। यानी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लोकेशन पे जो मिलेगा वो मिलेगा हमें केपी बाई आर क्यूब। मैग्नीट्यूड वाइज देखा गया तो एक्सियल लोकेशन पे कितना था, 2 केपी बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल लोकेशन पे कितना है, केपी बाई आर क्यूब। इसका मतलब इक्वेटोरियल लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो एक्सियल का आधा है। ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन कैसे, तो भाई डायरेक्शन देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan 90 डिग्री। अब अगर मैथमेटिक्स से तुम देखो तो यहां से मुझे दिख रहा है कि अल्फा इज 90, तुम्हें भी दिखेगा, बेसिक मैथ्स है। 90 डिग्री इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाला मैंने, उसका वैल्यू आ गया, उसका डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री पे है। मतलब कि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लोकेशन पे इधर है, ऐसे। अब सर वेक्टर वाइज देखें तो हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और इक्वेटोरियल लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है ठीक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के उल्टा, अपोजिट। तो अगर वेक्टर हमको इसको लिखना होगा, अगर वेक्टर से हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल कंपोनेंट लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो बस क्या करना है, के पी बाई आर क्यूब में मैं पी को बनाया वेक्टर और आगे लगा दिया माइनस। तो यहां से ये क्लियर होना चाहिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। सामने फिगर में क्लियर होना चाहिए, डायग्राम में देखो क्लियर है। तो दो बातें, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। इक्वेटोरियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के ठीक उल्टा है। मैग्नीट्यूड वाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अगर दोनों डिस्कशन को आपने देखा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सियल कंपोनेंट है ये ट्वाइस है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेटोरियल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो क्लास 12 के बोर्ड में जो आप जब जाते हैं एग्जाम देने, तो क्लास 12 के बोर्ड में आपको यही दो पॉइंट को डिराइव करना है, एक्सियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए होगा या इक्वेटोरियल पे चाहिए होगा। फिलहाल जेई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ये ज्यादा डाइवर्सिटी के साथ है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप थीटा को कुछ भी वेरी कर सकते हैं 0 से 360 के बीच में। आर का वैल्यू जहां तक है अगर मानना है तो 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आपको ये फॉर्मूला किसी भी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल दे सकता है, लेकिन जो हमारे सबसे काम का है वो हमारे लिए दो ही पोजीशन है, या तो एक्सियल लोकेशन नहीं तो इक्वेटोरियल लोकेशन। तो इस तरह से हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को शॉर्ट डाइपोल क्यों, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल को शॉर्ट डाइपोल क्यों बोलेंगे, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, शॉर्ट डाइपोल के कारण किसी भी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। आई थिंक कि अब हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है जो हम अभी के कॉन्सेप्ट पे ही डिस्कस करने वाले हैं, ये जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, हम डाइपोल के कॉन्सेप्ट पे इस सवाल को बनाएंगे, डाइपोल के कॉन्सेप्ट पे जो हमने अभी सीखा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा गौर से देखें। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट पी नॉट बाई रूट टू आई कैप प्लस जे कैप is held fixed at the origin O in the presence of a uniform electric field of magnitude E naught if the potential is constant on a circle of radius R centered at the origin as shown in the figure, then the correct statements is R। MCQ more than one correct का क्वेश्चन था। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये गिवन है कि R इज मच मच ग्रेटर देन डाइपोल साइज, जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कंसर्न का जो रेडियल डिस्टेंस है वो डाइपोल के साइज के तुलना में, मतलब स्मॉल डी के तुलना में काफी ज्यादा है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि ये हमारा देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे है, ये फिगर में दिख रहा है, एरो दिख रहा है ये वाला। तो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है ओरिजिन के साथ 45 डिग्री बना के, और कहा, और देखो ये एक मिसिंग है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ऐसे डाइपोल के डायरेक्शन में ही आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो ई नॉट है। ऐसा फिगर है, क्वेश्चन है। डाइपोल ऐसे रखा हुआ है 45 डिग्री पे साथ, डाइपोल का जो वैल्यू है यहां से देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो कितना है, वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, देख लो डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है कितना, पी नॉट बाई रूट टू आई कैप प्लस पी नॉट बाई रूट टू जे कैप, ऐसा है ना। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कहूं तो ये तुमको दिख रहा होगा, ये पी नॉट है। कैसे भाई, डाइपोल मोमेंट का एक्स कंपोनेंट पी नॉट बाई रूट टू और डाइपोल मोमेंट का वाई कंपोनेंट पी नॉट बाई रूट टू। तो ये डाइपोल मोमेंट का अगर मैग्नीट्यूड मैं निकालू तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस पी नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर। तो यहां से तुमको दिख रहा होगा ये पी नॉट के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज हुआ है, घबराने की बात नहीं है, हम अपने जनरल फॉर्मूला को यहां भी यूज कर पाएंगे। अब देखो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि ये जो आर रेडियस का जो सर्कल बनाया हुआ है, ये यहाँ पे देखो, इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन, मतलब इस ओरिजिन को सेंटर मानते हुए ये जो आर रेडियस का सर्कल है ये क्या है, इसके किसी भी पॉइंट का, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, ये बोला गया है, ठीक है, सही है। अब हमको चेक करना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो जब तुम बी पॉइंट को गौर से देखोगे, अभी जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से, ये है हमारा डाइपोल और ये हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। मैं
कलम चेंज कर रहा हूं, तुमको अच्छे से दिखेगा। ये हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और ये डाइपोल है रखा हुआ। अगर तुम बी पॉइंट को गौर से देखो, ये पॉइंट बी को, तो तुम्हें दिखेगा कि ये पॉइंट बी जो है वो इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लोकेशन पे है। और अगर लेंथ की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो आर अभी हमने चर्चा किया, ठीक है। अब चूंकि इस हर पॉइंट का, इस सर्कल के हर पॉइंट का क्या है भाई, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर मैं बी पॉइंट पे बात करूं तो देखो, बी पॉइंट पे अगर देखा गया तो डाइपोल के कारण, सिर्फ डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इक्वेटोरियल लोकेशन पे वो इधर आएगा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर इक्वेटोरियल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलेंगे, केपी बाई आर क्यूब। अभी हमने डिस्कस किया एक्सियल पे कितना, 2 केपी बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लोकेशन पे कितना, केपी बाई आर क्यूब। तो केपी बाई आर क्यूब इज इक्वल टू ई नॉट। तो ये तो पक्का लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नेट टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होना चाहिए, जीरो, बिकॉज द इंटायर दिस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है जी, सेम है। तो ई नॉट बराबर केपी बाई आर क्यूब। तो एक तो मेरे को ये सीधे दिख रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ई बी इज इक्वल टू जीरो, एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन एकदम सही है, सही है। अब अगर ये सही है तो आप यहां से सॉल्व करके आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, रेडियस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा रेडियस का वैल्यू, तो देखो जरा सा, आर क्यूब इज इक्वल टू केपी बाई ई नॉट, लिख सकते हैं इसको, केपी बाई ई नॉट। और केपी बाई ई नॉट, के का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई, 1/4 पाई, के इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर के है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किधर आएगा भाई, जल्दी बोलेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नीचे आएगा, तो यहां से आ गया पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, आर क्यूब का वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा ये पी जो मैग्नीट्यूड है यहां से पी नॉट के बराबर है, हमने सामने दिखाया है। तो पी इज सिंपली व्हाट, पी नॉट। तो यहां भी हमारा पी नॉट हो गया, तो ये भी हमारा पी नॉट हो गया। तो आई थिंक यहां से रेडियस का वैल्यू भी आपको मिल रहा है, रेडियस का वैल्यू आ रहा है पी नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल पावर 1/3। यानी ये हमारा रेडियस पता चल गया, किसका, इस सर्कल का। तो आई थिंक कि हमारा ऑप्शन ए भी सही हो रहा है, ठीक है, एकदम सही है। तो ये तो हमारा दो ऑप्शन सही हो गया। अब चलो ऑप्शन बी को देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम। यहां पे सोचना कि कोई भी 2 पॉइंट पे कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो सेम है, भाई नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो अब तुम समझो कि ये जो बी पॉइंट था वो हमारे डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल था, तो जो डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर लिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इसका मतलब कि हमको हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या, नहीं भाई। अगर रैंडम कोई एक पॉइंट यहां हमने ले लिया, मान लो एक्स पॉइंट ले लिया, अब जरा गौर से देखो ये पॉइंट एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो अगर देखोगे तो r, 45 डिग्री है। रेडियल पोजीशन, रेडियल डायरेक्शन इज रेडियस, और डाइपोल के साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ 45 डिग्री है। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस फॉर्मूला से आएगा, केपी बाई आर क्यूब √3 cos स्क्वायर 45 डिग्री +1। यानी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो ई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्या नहीं आएगा। तो वेक्टोरली ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू जो है ई नॉट, ये एट बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि जीरो के बराबर है, नहीं होगा। इसका मतलब कि हर पॉइंट पर, इस सर्कल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं रहने वाला है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन तो देख के ही गलत किया जा सकता है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, इसको हटाया जा सकता है। अब रही बात कि आपके सामने ऑप्शन सी को चेक करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इतना। अब इसको सॉल्व करना है, पॉइंट ए कहां है भाई, देखो पॉइंट ए यहां है। अभी जो हमने पढ़ा उसका यूज करो,
पॉइंट ए डाइपोल के लिए एक्सियल लोकेशन पे है, एकदम एक्सियल लोकेशन पे है। तो सर पॉइंट ए की चर्चा अगर करें तो देखो दो फील्ड वहां पे कौन कौन, देखो एक तो ड्यू टू डाइपोल, और डाइपोल के एक्सियल लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम आराम से लिख सकते हैं 2k p0/r3 फॉर्मूला के अनुसार। डायग्राम को देखो, पॉइंट ए पे जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सियल लोकेशन के फील्ड के बराबर कितना, 2kp/r3, तो 2k p0/r3। और एक जो ई नॉट है वो उसी की तरफ है, उसी डायरेक्शन में है। तो मतलब क्या हुआ, देखो, और दूसरे एक तो ये हुआ उधर और उसी डायरेक्शन में ई नॉट है। तो अगर मैं नेट ई की बात करूं तो क्या आ जाएगा, दोनों जुट जाएगा, यानी सीधे हो गया 2k p0/r3 प्लस ई नॉट। अच्छी बात है, ये है सर। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, पहले वाले केस को देखो, k p0/r3 इज ऑल्सो इक्वल टू ई नॉट, k p0/r3 इज इक्वल टू ई नॉट, क्योंकि यहाँ पे तो फील्ड जीरो था, नेट फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2k p0/r3 इज इक्वल टू ई नॉट, यानी ये आ गया हमारा 2 ई नॉट प्लस ई नॉट यानी 3 ई नॉट। यानी ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो 3 ई नॉट के बराबर आ रहा है। हमारा ऑप्शन है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज √2 टाइम्स ई नॉट, मैग्नीट्यूड को खाली चेक कर रहे हैं, √2 टाइम्स ई नॉट। तो देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। यानी इस क्वेश्चन में हमारे दो ऑप्शन सही जा रहे हैं, कौन कौन, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। और बेसिक डाइपोल का थियरी अगर आपको पता है कि डाइपोल के कारण पोटेंशियल आप कैसे लिखते हैं, डाइपोल के कारण किसी भी लोकेशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने एक दूसरा सवाल है जो रिसेंट में ही, ये दोनों क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस के क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल। तो हमने डाइपोल पढ़ाया और हमने सोचा कि भाई डाइपोल पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को क्विकली देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच लेंथ, स्प्रिंग का लेंथ शुरू में नेग्लिजिबल था, मतलब अनस्ट्रेच था, लेंथ भी कुछ नहीं था, नेग्लिजिबल था भी तो वो नेग्लिजिबल था। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, देखिए यहां से यहां पे 0,0 a point particle of mass m carrying a positive charge q is attached at its other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface. When a point dipole p pointing towards the charge q is fixed at the origin, the spring gets stretched to a length L and attains a new equilibrium position. If the point mass is now displaced slightly by delta L, which is much less than L, from its equilibrium position and released, it is found to oscillate at a frequency 1 upon lambda root k by m. The value of lambda is 1. देखिए जो भी क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं या आप पढ़ते नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। एक तो कॉन्सेप्ट है इसमें डाइपोल के कारण किसी पॉइंट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऑसिलेशन होता है तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहेगा ड्यू टू सम रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम निकाल पाए तो वहां से रिस्टोरिंग फोर्स से हम एक एसएचएम या ऑसिलेशन का फैक्टर निकाल पाएंगे, कांस्टेंट निकाल पाएंगे। और अगर वो निकाल पाए और सपोज कीजिए कि वो डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो डिस्प्लेसमेंट अगर इतना हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये ऑसिलेशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक है। तो वहां से के को रीड करके हम इजी वे में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समझना क्या है, देखिए पहले तो एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ नेग्लिजिबल था, ओरिजिन पे रखा गया था और इसके वन एंड से क्यू चार्ज को अटैच कर दिया गया। अब क्यू चार्ज को अटैच कर दिया गया तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज को अटैच किया गया है। अब क्या हुआ कि यहाँ सेंटर पे एक शॉर्ट डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट p है,
इसको लाके रखा गया, तो डाइपोल मोमेंट के कारण ये लाइन एक्सियल लाइन हो गया। एक्सियल लाइन के हर पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसके कारण इस चार्ज पे बाहर की तरफ फोर्स लगा। अब जब चार्ज पे बाहर की तरफ फोर्स लगा तो ये चार्ज आगे बढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और ये स्प्रिंग एल लेंथ से स्ट्रेच हो गया, यानी ये चार्ज फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लिया। तो अगर पहले लाइन को देखा गया तो हम समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इस चार्ज पे जो फोर्स लगा वो लगा Q इंटू ई ड्यू टू डाइपोल। ई किसके कारण? डाइपोल के कारण। सर ई किस लोकेशन पे है? एक्सियल लोकेशन पे। कितना लिखेंगे ई का वैल्यू? तो ई का वैल्यू अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई? 2kp बाई आर क्यूब, और आर का वैल्यू क्या है यहाँ? एल क्यूब है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो इस चार्ज पे फोर्स आ गया बाहर की तरफ। अच्छा, जब स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ एल से तो इस मास पे मतलब इस चार्ज पे पीछे की तरफ के एक्स और एक्स इज एल, बेसिकली एल एक्स क्यू लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट एल लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आया है स्प्रिंग के कारण पीछे की तरफ, दैट इज के इंटू एल, और ये चार्ज आके रुक गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी पहला इक्वेशन तुमको मिला कि 2kp/q बटा एल क्यूब, जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको बैलेंस कर लिया k इंटू एल। ठीक है। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये जो k है ये कौन सा कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है 1/4πε वाला, और ये जो k है वो क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट वाला। तो एक काम करते हैं, हम इसको k डैश कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दैट इज k डैश। ठीक है, हम k डैश मान लेते हैं क्योंकि यहाँ k यूज कर रहे हैं 1/4πε वाला। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर लिया स्प्रिंग फोर्स, तो यह रुक गया। अब फर्दर देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं? इस चार्ज को हल्का सा डेल्टा एल से डिस्प्लेस किए, और मैं मान रहा हूं कि डेल्टा एल इजिकल टू एक्स, मैं मान ले रहा हूं एक्स। आपने थोड़ा सा इसको और डिस्प्लेस किया। जैसे आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो हो गया के इंटू एल प्लस एक्स, और जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी तो बदल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदला उस लोकेशन पे, लेकिन नेट फोर्स आएगा पीछे की तरफ, तभी तो ये ऑसिलेट करने की कोशिश करे। तो आप सेकेंड पोजीशन पे जब चार्ज यहां आ चुका है तब आप इस पे नेट फोर्स लिख सकते हैं। कौन कौन सा फोर्स आएगा? चलिए हम फोर्स आगे दिखाते हैं यहाँ पे। तो जब ये चार्ज थोड़ा सा यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट अगर x है, तो अभी भी q इंटू ई लग रहा है बाहर, और इस पे स्प्रिंग फोर्स अंदर लग रहा है, दैट इज k इंटू एक्स प्लस एल। ये फोर्स है। ठीक है, तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स इज व्हाट? तो नेट फोर्स इज k इंटू एक्स प्लस एल माइनस क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो k इंटू एक्स प्लस एल माइनस क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? डाइपोल के कारण। किस लोकेशन पे? एक्सियल लोकेशन पे। कितनी दूरी पर? एल पे नहीं, एल प्लस एक्स पे। क्या बनेगा फॉर्मूला? 2kp बटा एल क्यूब नहीं, एल प्लस एक्स का क्यूब। अब यहां से थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन तुमको करना पड़ेगा, हल्का सा मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन से जाना पड़ेगा, बाकी चीज आसान है। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, के एक्स प्लस के एल माइनस, इसको करते हैं 2kp, ठीक है, 2kp/q बटा, एक काम करते हैं एल क्यूब को बाहर निकालते हैं, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स बाई एल, ऐसा। एल क्यूब को मैंने बाहर ले लिया, कॉमन लेके बाहर निकाला तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब फर्दर इसको मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करके थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता हूं। तो नेट फोर्स को मैं लिख रहा हूं के एक्स प्लस, ध्यान रखेंगे के जो है वो क्या है भाई? हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, और यहाँ के डैश में यूज कर रहा हूं वो क्या है? हमारा कूलम्स में कांस्टेंट है, कूलम फोर्स का कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारा -2k डैश पी क्यू बाई एल क्यूब, और इसको मैं लिख रहा हूं 1 - 3x बाई एल, लिख सकता हूं आराम से।
1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं 1 प्लस एन इंटू एक्स, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां से ये हमारा नेट फोर्स का कुछ एक्सपेंशन हुआ। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे के एक्स प्लस के एल। अब देखो इसको कर रहे हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -2k पी क्यूब बाई एल क्यूब, और माइनस माइनस को कर दिया प्लस, प्लस हो गया 2k पी क्यूब बाई एल क्यूब इंटू 3x बाई एल। ये आ गया हमारा नेट फोर्स का वैल्यू आफ्टर एक्सपेंशन यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब आई थिंक कि यहां से तो कटेगा, क्या कटेगा देख लेते हैं। हाँ, यहां से देखो k डैश एल इजिकल टू 2k पी क्यू बाई एल क्यूब, ये k डैश वही वाला है, कौन कांस्टेंट, कूलम्ब फोर्स वाला कांस्टेंट। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको अलग कर रहा हूं, ठीक है। और ये तो k ही था, स्प्रिंग कांस्टेंट को k लिया था मैंने, तो ये k है। तो के एल इज इक्वल टू 2k पी क्यू बाई एल क्यूब। तो आई थिंक कि यहां से तुमको दिख रहा होगा कि के एल ये और ये तो गया, एकदम सही है, ठीक है। और यहां से देखा गया तो देखो 2k पी क्यू बाई एल क्यूब को मैं k इंटू एल लिख सकता हूं, इसको भी तो मैं लिख सकता हूं k इंटू एल। तो देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है के एक्स प्लस ये हो गया के एल, तो के एल इंटू 3x बाई एल, एल से एल गया तो ये हो गया 3kx प्लस के एक्स, ये हो गया 4kx। यानी जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4kx। काम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जब आपने इसके प्रीवियस इक्विलिब्रियम लोकेशन से जब आपने इसको एक्स से डिस्प्लेस किया तो इस पे अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ एक नेट फोर्स आया, और उस नेट फोर्स का वैल्यू एक्स के प्रोपोर्शनल है। यहां देखो एक्स के प्रोपोर्शनल है, देखो ये एक्स के प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स। तो जो एस एच एम कॉन्स्टेंट है वो 4k है। बेसिकली ये ऑसिलेशन कर रहा है, और कैसा ऑसिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा ये चार्ज। तो यहाँ पे आपका जो एस एच एम कॉन्स्टेंट है वो आ गया 4 इंटू के बराबर। के इज व्हाट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो अगर आप यहां से लिखें कि सर एस एच एम कॉन्स्टेंट जो है वो 4k के बराबर हमको मिल चुका है, और अगर ये मिल चुका है तो बहुत आसान काम है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर आपको लिखना है तो टाइम पीरियड इज व्हाट 2 पाई अंडर रूट एम बाई एस एच एम कॉन्स्टेंट, एंड एस एच एम कॉन्स्टेंट इज 4k। √4 से 2 बाहर आया, कट गया, तो टाइम पीरियड आ गया हमारा पाई अंडर रूट एम बाई के, ये आ गया टाइम पीरियड। लेकिन हमें जो कंपेयर करना है वो फ्रीक्वेंसी में करना है, तो टाइम पीरियड का उल्टा किया तो फ्रीक्वेंसी मिल गया इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, और इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड हो गया 1 अपॉन पाई अंडर रूट के बाई एम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं और वहां से जो आपसे पूछा जा रहा है उसका वैल्यू भी बता सकते हैं। देखिए यहां पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखा हुआ है 1 बाई लेमडा अंडर रूट के बाई एम, और हमने जो सॉल्व किया वहां पे आया वो देखिए क्या आ रहा है हमारा 1 बाई पाई रूट के बाई एम, और इन्होंने जो दिया है सवाल में जो दिया है वो है 1 बाई लेमडा रूट के बाई एम। कंपेयर करिए, और कंपेयर करके आपको लेमडा का जो वैल्यू आया पाई के बराबर आ गया, ये आपका आंसर है। और अगर इंटीजर में जाना है, इंटीजर टाइप में है तो 3.14 तक लिख के और आप छोड़ सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये भी हमारे डाइपोल के से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन है, और ये रिसेंटली ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और पूरे फिजिक्स के साथ डिस्कस किया। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा, तो एक तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा, एफबीडी भी यूज हुआ इसमें। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हुआ रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स अगर एक्स के प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, कहां से डिस्प्लेसमेंट के, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के अगर प्रोपोर्शनल है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, तो वो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है। और वहां का यूज करके हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाला, और बहुत आसानी से लेमडा का वैल्यू आ गया हमारा पाई के बराबर। और पिछला जो सवाल हमने किया था मुझे ये सवाल ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लगा, क्योंकि बाद वाला सवाल कैलकुलेटिव था, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था कि आपको इसमें ये देखना था कि जो आपका डाइपोल रखा हुआ है उसका ये बी पॉइंट जो है इक्वेटोरियल पॉइंट है, और ए पॉइंट जो है वो आपका एक्सियल पॉइंट है। तो जो हमने आज पढ़ा उसके बेसिस पे
दो क्वेश्चन डाइपोल से जो रिलेटेड 19 से लेकर 20 से लेकर और 24 के बीच के ये दोनों क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं। तो फर्दर आपको जो भी क्वेश्चन डाइपोल पे आएगा आप उसका यूज कर पाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके। अभी हमारे पास अगले क्लास के लिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाइपोल का और बच गया, जिसको अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन, इस केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद आपका डाइपोल का जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप आसानी से पीवाईक्यू या जो भी क्वेश्चन आपका मॉड्यूल है उसको आसानी से बना पाएंगे। आई होप कि आज के क्लास में आपको डाइपोल का बेसिक आइडिया और डाइपोल से रिलेटेड जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस है इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ढंग से वीडियो को देखेंगे और अच्छे से मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। खास करके जेई वाले बच्चों से मेरा ये कहना होगा कि आप जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो आप मैथमेटिकल डेरिवेशंस को स्किप ना करें। मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के दौरान जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा रिवाइज होता है और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहे हैं, जैसे रेडियल पोजीशन क्या है, एंगुलर पोजीशन क्या है, रेडियल में इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस क्या है, एंगुलर पोजीशन में इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस क्या है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, अगर मेरे को पोटेंशियल फंक्शन पता है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे जा सकता हूं, कितने वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल फंक्शन, और किस मैथमेटिक्स का यूज करके मैं पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड पे जा सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब आप उसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। यानी पोटेंशियल फंक्शन से एक वेक्टर फील्ड पे जाना आपको मैथमेटिकली ले जाता है। इसलिए मैथमेटिक्स को जरूर अच्छे से कीजिए, डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से कीजिए। हाँ, जिन बच्चों का है कि भैया हमको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, हमें फॉर्मूला और फॉर्मूला से प्रैक्टिस करना है, जैसे नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको बनाना है आप एक बार जरूर फॉर्मूला को देखें और फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाएं। खास करके जेई वाले बच्चे, जेई मेंस और जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए आई थिंक कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। डाइपोल के सीरीज में ये पहला वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो में डाइपोल से रिलेटेड जो भी टर्म आपके बच गए मैं उनको डिस्कस कर दूंगा, और फिर जितने भी जेई एडवांस में या जेई मेंस में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाइपोल पे आए हैं उनको हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, लेकिन खुशी खुशी पढ़िए। और जो कुछ भी आपको समस्या हो आप कमेंट करके बताएंगे। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो फिजिक्स का, इंटायर सिलेबस में 11th 12th का जो भी टॉपिक है आप कमेंट करें तो हम आपके लिए जरूर उस पर वीडियो लाएंगे विथ प्रॉपर एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ जेई एडवांस एंड जेई मेंस क्वेश्चन। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, डाइपोल के अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।